नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। नीति आयोग ने भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट, स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोड मैप शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक शोध के अनुसार हिंदुकुश हिमालय में हिमनद के पिघलने से वर्ष 2100 तक खाद्य और जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इसरो पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास परियोजनाओं में सहायता प्रदान करेगा। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए 2 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 की घोषणा की गई। और अब खबरें विस्तार से। नीति आयोग ने भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट, स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोड मैप शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट नीति, प्रौद्योगिकी, बाजार, व्यवसाय मॉडल और अवसंरचना के विकास से संबंधित माल ढुलाई क्षेत्र के लिए समाधान की रूपरेखा तैयार करती है। माल परिवहन भूमि, समुद्र या वायु द्वारा वस्तुओं, माल और कार्गो के परिवहन की प्रक्रिया है। लॉजिस्टिक क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 5% का प्रतिनिधित्व करता है और 2.2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार माल और सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण भविष्य में माल ढुलाई की मांग तेजी से बढ़ने की अपेक्षा है। हालांकि माल ढुलाई से संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे उच्च लॉजिस्टिक लागत, शहरों में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे रेल परिवहन की हिस्सेदारी में वृद्धि की जाए, ट्रक के उपयोग का अनुकूलन किया जाए, ईंधन दक्ष वाहनों और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, अधिक समर्पित माल भाड़ा गलियारे विकसित किए जाएं, इंटर मॉडल परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, भंडारण और ट्रक परिचालन प्रथाओं में सुधार किया जाए और कई तरीकों से कंटेनरों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए। आइए अब जानते हैं इस रणनीति का क्या लाभ होगा। इससे लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी के 14% से घटकर वर्ष 2022 तक 10% तक होगी और इससे 10 लाख करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी और वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। सड़कों पर निम्न ट्रक यातायात वर्ष 2050 में वाहन माल ढुलाई गतिविधि को 48% तक कम कर सकता है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के एक शोध के मुताबिक हिंदुकुश हिमालय में हिमनद के पिघलने से वर्ष 2100 तक खाद्य और जल संकट उत्पन्न हो सकता है। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट पिघलते हिमनद, संकटग्रस्त आजीविका और तीसरे ध्रुव को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन का सामना करना। इसके अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में 2 अरब लोगों को संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हिंदुकुश हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में वर्ष 2100 तक इसकी हिम का 2/3 तक भाग समाप्त हो सकता है। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में हिमनद का पिघलना वातावरण में मानव द्वारा व्यापक हस्तक्षेप, वैश्विक तापन और मौसम के प्रारूप में व्यवधान और वर्षा, हिमनद की मात्रा में परिवर्तन और अनियोजित शहरीकरण की वजह से प्रेरित है। और इसके काफी प्रभाव भी होंगे, जैसे जलवायु के साथ साथ मानसून के प्रारूप को भी खतरा होगा। ये 10 प्रमुख नदी प्रणालियों को प्रभावित करता है, जिनका इस क्षेत्र में कृषि गतिविधियों, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन पर प्रभाव उत्पन्न होता है। सामाजिक आर्थिक व्यवधान एवं मानव विस्थापन की समस्या खड़ी हो जाएगी। हालांकि इसके लिए रिपोर्ट में कुछ संस्तुतियां भी की गई हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसों के शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करना चाहिए। साथ ही आहार और कृषि पद्धतियों में भी बदलाव किए जाने चाहिए। डेटा और सूचना, क्षमता निर्माण एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तथा बुनियादी ढांचे के डिजाइन में सुधार किया जाना चाहिए। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के 8 देशों अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में विस्तृत है। इसमें अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद जमे हुए जल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। इसरो पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास परियोजनाओं में सहायता प्रदान करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 8 राज्यों में आधारभूत परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए उपग्रह इमेजिंग और अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करके उनके विकास में योगदान करेगा। इसरो पहले से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में 67 परियोजनाओं की निगरानी और जियो टैगिंग कर रहा है। इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग के तहत शिलांग स्थित एक स्वायत्त संगठन उत्तर पूर्वी
राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बुनियादी ढांचे की योजना, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आपदा प्रबंधन आदि पर पूर्वोत्तर क्षेत्र को समर्पित सेवा प्रदान कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं इसरो की विकासात्मक भूमिका के बारे में। कृषि क्षेत्र में सुदूर संवेदन उपग्रह डेटा का उपयोग करके फसल उत्पादकता में सुधार के लिए फसल उत्पादन पूर्वानुमानों को पूर्ण करना, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ग्राम संसाधन केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अंतरिक्ष आधारित सेवाएं जैसे कि टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, पंचायत योजना आदि प्रदान कर रहा है। वहीं शहरी विकास के क्षेत्र में इसरो उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा किसी शहर या कस्बे में वर्तमान भूमि उपयोग प्रथाओं पर सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। संसाधन प्रबंधन के मामले में इसरो भूप्रेक्षण उपग्रहों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावी प्रबंधन कर रहा है। वहीं रेलवे क्षेत्र में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की रखवाली करना, रेल की पटरियों पर अवरोधक वस्तुओं का पता लगाना ताकि रेल दुर्घटनाओं से बचा जा सके। आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम में अंतरिक्ष आधारित इनपुट का उपयोग करके प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए भुवन जैसे पोर्टल का उपयोग करना। साथ ही इसरो के एडुसेट ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च स्तर की शिक्षा को संयोजकता प्रदान की है। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए 2 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य जल स्तर में गिरावट का समाधान करना और किसानों को जल गहन धान की कृषि से अलग होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत किसानों को धान को प्रतिस्थापित करके मक्का, दलहन, कपास, मूंगफली इत्यादि की खेती करने के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यदि कोई किसान कृषि वानिकी के विकल्प का चयन करता है और अपनी भूमि पर 400 वृक्षों का रोपण करता है तो वो 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपए के लिए पात्र होगा। फसल विविधीकरण एक विशेष खेत पर कृषि उत्पादन के लिए नई फसलों या फसल प्रणालियों का संयोजन है। ये विधि फसलों को बेचने के अवसरों के साथ साथ वैल्यू एडेड फसलों से अलग अलग प्रतिफल पर भी विचार करती है। फसल विविधीकरण के लिए प्रमुख प्रेरक हैं फसल गहनता यानी प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, लघु खेत जोत पर आय में वृद्धि, मृदा की पोषक सूची में सुधार, फसल नष्ट होने का कम जोखिम, पशुओं के लिए चारे में सुधार आदि। हालांकि इस योजना के तहत कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे अनप्रेडिक्टेड मूल्य नीति, बाजार और भंडारण अवसंरचना का अभाव, बीजों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होना। फसल विविधीकरण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे धान को कम जल की खपत वाली वैकल्पिक फसलों के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए फसल विविधीकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन संचालित किया जा रहा है। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए हर मेड़ पर पेड़ कार्यक्रम आरंभ किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 की घोषणा की गई है। ये एक विशिष्ट प्रतियोगिता है जो स्टार्टअप्स या उद्यमियों और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और एकल उपयोग प्लास्टिक का विकल्प विकसित करने के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए आह्वान करती है। जिस प्लास्टिक को केवल एक बार उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है उसे एकल उपयोग प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्तमान में उत्पादित अधिकांश प्लास्टिक को एक बार उपयोग के बाद फेंकने के लिए डिजाइन किया जाता है। पूर्व में पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी और बेहतर संग्रह, पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार और निपटान के लिए नए प्रावधानों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित किया था। इस वर्ष मार्च महीने में पर्यावरण मंत्रालय ने प्रारूप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 जारी किया था। इसमें एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की कई श्रेणियों पर कई तरीके से चरणबद्ध प्रतिबंध प्रस्तावित किए गए हैं। जैसे वर्जिन प्लास्टिक से बने कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन करना, 1 जनवरी 2022 से विशिष्ट एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करना, 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध में वृद्धि के साथ 100 माइक्रोन से कम के प्लेट, कप, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर इत्यादि भी प्रतिबंधित होंगे। एकल उपयोग प्लास्टिक से संबंधित कई समस्याएं हैं, जैसे विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF के अनुसार एकल उपयोग प्लास्टिक धीरे धीरे और प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में जाना जाता है। इन्हें अपघटित होने में हजारों वर्ष लगते हैं और इस प्रक्रिया में मृदा और जल दूषित हो जाता है।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त खबरों पर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को विधिमान्य मुद्रा के रूप में अनुमोदित किया। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को विधिमान्य मुद्रा का दर्जा प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। बिटकॉइन वर्ष 2009 में निर्मित की गई एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है। ये कथित तौर पर सातोशी नाकामोतो नामक एक जापानी उद्यमी द्वारा बनाई गई थी। ये तत्काल भुगतान की सुविधा के लिए बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के पीयर टू पीयर तकनीक का उपयोग करती है। बिटकॉइन एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं जिसे माइनिंग के रूप में जाना जाता है और उसके बाद विश्व भर के कंप्यूटरों के एक नेटवर्क द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी अवधारणा का प्रथम कार्यान्वयन है। मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आवंटन को स्वीकृति प्रदान की। स्टेशनों और ट्रेनों में 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को लोक सुरक्षा और रक्षा सेवाओं के लिए आवंटित किया गया है। इस स्पेक्ट्रम के साथ भारतीय रेलवे का उद्देश्य परिचालन सुरक्षा और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय वॉइस, वीडियो और डेटा संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रदान करना है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने स्वदेशी रूप से विकसित ATP यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS को भी मंजूरी दी है। टर्बिडिटी करंट। वर्ष 2020 में पश्चिमी अफ्रीका के तट पर कोंगो नदी से दूर एक गहरे कैनियन में जल के नीचे एक विशाल अवधाव जिसे टर्बिडिटी करंट कहा जाता है, ये संपादित हुआ था। टर्बिडिटी करंट यानी आविल धारा जल का एक तेज और अधोगामी यानी डाउनहिल प्रवाह है जो उच्च मात्रा में तलछट की वजह से घनत्व में वृद्धि की वजह से होता है। टर्बिडिटी एक जलराशि में तलछट, प्लवक या कार्बनिक उप उत्पादों जैसे कणों के स्तर की माप है। टर्बिडिटी करंट भूकंप, ढहते ढलानों और अन्य भूवैज्ञानिक गतिविधियों की वजह से हो सकती है। एक बार गति में आने के बाद आविल यानी तलछट युक्त जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है और समुद्र नितल के भौतिक आकार को बदल सकता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।